देखिए आपका मृत्युकालिक कथन बताया जा रहा था, उसमें आपका थोड़ा बहुत अब बचा रह गया है। काफी लंबा चल गए भाई। अब दिक्कत ये है कि आपका कई एंगल से क्वेश्चन भी बनता है, आपका प्री में, मेंस में, इंटरव्यू में, और हर एक एंगल भाई पढ़ना भी है। तो आपका देखिए, आपका जो बता जा रहा था, चार केस हम बता रहे थे, उसके बाद एविडेंशियल वैल्यू बताएं। और पहले चार केस देखिए आपका, फिर एक बार देखिए आपका एविडेंशियल वैल्यू। जो मृत्युकालिक कथन या मृत्युकालिक घोषणा या मृत्युशैया की घोषणा, जैसे कि सबसे अच्छा उदाहरण इस समय बाबा हैं। बाबा ने मरने से पहले एक लेटर लिखा और उसमें अपने मृत्यु के कारणों के बारे में बताया कि मैं सुसाइड क्यों कर रहा हूँ। अब समस्या देखिए कहाँ उत्पन्न होगी। पहला, ये साबित करना पड़ेगा कि ये जो लिखावट है ये बाबा की है। और ये कैसे प्रूफ किया जाएगा कि ये बाबा की ही लिखावट है? इसके लिए 7-8 प्रावधान आपका हेड राइटिंग या हस्तलेख या लिखावट साबित करने के हैं। एक तो जो लिखावट पहचान रहा हो, दूसरा अन्य कहीं अगर लिखे हैं वे भाई उनसे मिलान किया जाएगा। अनुच्छेद नहीं, धारा आपका 45 में भी है। जैसे कि जो उनके चिले चपाटी थे, वह अगर वह आकर कहें कि ये बाबा की ही राइटिंग है, तो एविडेंस की धारा 47 लागू होगी। याद रखे कौन सी। और अगर अब ये लिखावट भेजी जाएगी एक्सपर्ट के पास, जो लेंस लगा कर एक एक शब्दों को चेक करेगा, और पहले से अगर बाबा ने कुछ कहीं लिखा होगा, तो ऐसी दशा में वो लिखावट और ये लिखावट मिलान की जाएगी। अगर दोनों मैच करती है तो इन्होंने ही ये लिखा है, और मैच नहीं करती यानी कि ये दूसरे ने लिखा है। तो जब दूसरे ने लिखा होगा तब मामला फंस जाएगा, यानी कि तब भाई आपका मुश्किल होगा अभियुक्तों को सजा दिलवाना। और ज्यादातर भाई लोग यही कह रहे हैं कि बाबा की ये लिखावट ही नहीं है, तो वो तो अलग बात है कि आगे एक्सपर्ट ओपिनियन ली ही जाएगी। और धारा 45 में आपका हस्त अंगुली चिन्ह या हस्तलेख के बारे में जो एक्सपर्ट ओपिनियन होगी वह भी रेलेवेंट होगी। लेकिन आपका दो केस हम बता रहे थे। आपका मृत्युकालिक कथन के बारे में दो केस याद रखना है जो साक्षिक मूल्य पर। पहला मैं बता रहा था आपका, ये जो पहला हमने बताया, शारदा विरधि चंद्र शारदा वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस, जिसमें कि पंचशील का सिद्धांत या मृत्युकालिक कथन के बारे में 5 स्वर्णिम नियम बताए गए, यानी कि 5 गोल्डन रूल। दूसरा हमने केस बताया था रामनाथ माधव प्रसाद वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी का। इसमें भी उच्चतम न्यायालय ने 5 बातें बताई थी। तो पहले एविडेंशियल वैल्यू देखने के पहले हम केस पर गौर कर रहे थे। और रामनाथ माधव प्रसाद का केस जब भी पढ़िए तो आप आईपीसी की धारा 34 से कोरिलेट करके पढ़िएगा। और आईपीसी की धारा 34 पर मैं 4 केस बता रहा था। पहला केस बता रहा था आर वर्सेज क्रूज का, जो इस बार पिछली बार यूपीजे में आया। दूसरा केस हम बता रहे थे बारेंद्र कुमार घोष का, में जो जज नाम ज्यादा पूछा जाता है लॉर्ड समनर या सुमनर। जो तीसरा केस हम बता रहे थे महबूब शाह, महबूब शाह का केस बता रहे थे। इसमें लॉर्ड माधवन, जस्टिस का नाम था लॉर्ड माधवन नायर। और चौथा केस हमने जो हम बताएंगे वह आपका
रामनाथ माधो प्रसाद, रामनाथ माधो प्रसाद वर्सेज आपका स्टेट ऑफ एमपी। निश्चित तौर पर आपका 34 से भी एक क्वेश्चन बनता है, आपका मेंस में भी, प्री में भी, इंटरव्यू में भी बनता है, आईपीसी में। धारा जो 30 है, 34 आईपीसी की है, वह कॉमन इंटेंशन या सामान्य आशय की बात करती है। सामान्य आशय का मतलब हुआ, परिभाषित नहीं है सामान्य आशय, सामान्य आशय का मतलब हुआ कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी अपराध को पूर्व निर्धारित योजना बनाकर, यानी कि प्री प्लानिंग बनाकर, यानी कि मस्तिष्कों का क्या करके मिलन करके और अपराध करते हैं, तो ऐसी दशा में हम कहेंगे कि वह कॉमन इंटेंशन से उस अपराध को किए हैं। सिमिलर नहीं, आपका कौन सा इंटेंशन, कॉमन, सिमिलर न मार दीजिएगा। और ऐसी दशा में आपका जो व्यक्ति मुख्य कार्य किया है वह तो उत्तरदायी होता ही है, जो व्यक्ति सहायक होता है, साथ में रहता है, वह भी बराबर का दोषी होता है। इसी को हम कहते हैं ज्वाइंट लाइबिलिटी। तो जो क्वेश्चन यूपी जे में आया और उत्तराखंड एपीओ में भी आ सकता है कि संयुक्त दायित्व का सिद्धांत या ज्वाइंट लाइबिलिटी का सिद्धांत सर्वप्रथम किस केस में प्रतिपादित किया गया, तो 4 केस आया था और लोग मार कर आ गए। बारेंद्र कुमार घोष कोई मार कर आ रहा था, कोई महबूब सा, लेकिन 2-3% लोग ही जानते थे ये सर्वप्रथम ये सिद्धांत किसमें प्रतिपादित किया गया, आर वर्सेज क्रूज। तो अब गलत ना हो, रिपीट कर तो कि आपका संयुक्त दायित्व का सिद्धांत मेंस में भी आ चुका है भाई, झारखंड में, उत्तराखंड में, इसको आगे बताया जाएगा। संयुक्त दायित्व का सिद्धांत सर्वप्रथम किस केस में प्रतिपादित किया गया, आर बनाम क्रूज के केस में। अब बारेंद्र कुमार घोष का केस देखिए। इस केस का जो उपनाम है आपका पूछा जा सकता है अलीपुर षड्यंत्र केस या पोस्टमास्टर हत्या केस, और जो आपका महबूब शाह वाला है उसमें जो उपनाम पूछा जाता है, पूछा भी गया है, इंडस वैली केस, सिंधु नदी का आवाज। तो भाई उतना केस आईपीसी में डिटेल में चलेगा, शॉर्टकट में हम यहाँ बता रहे हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि 1-2 मिनट में हमें कोरिलेट करके और बैक होना है एविडेंस पर। बारेंद्र कुमार घोष में लॉर्ड सुमनर या समनर थे और इन्होंने जो वाक्य कहा था पिछली बार बीएचयू एलएलएम में यह क्वेश्चन आ गया था कि जो व्यक्ति मात्र खड़े रहते हैं और अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं वे भी अपराध में शामिल माने जाएंगे। और आपका महबूब शाह में आपका सामान्य आशय को परिभाषित किया गया और ये बता दिया गया कि कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में अंतर होता है और इसमें अंतर न करना न्याय की हत्या होगी। और सामान्य आशय क्या है, तो मस्तिष्कों का पूर्व मिलन या पूर्व निर्धारित योजना के अनुसरण में कोई कार्य करना। अब ये जो बारेंद्र कुमार घोष और महबूब शाह में सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, अगला क्वेश्चन बनता है कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने इन वादों में प्रतिपादित सिद्धांतों को किस केस में स्वीकार कर लिया, ये सिद्धांत सही है, तो वह केस कौन सा है, रामनाथ माधो प्रसाद। यानी कि जो बारेंद्र कुमार घोष में लॉर्ड सुमनर ने कहा और महबूब शाह में किसने कहा था, माधवन नायर ने, दोनों की बातों को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकारा कि सही है। और किस केस में स्वीकारा,
रामनाथ माधव प्रसाद। तो ये केस आपका 34 पर आगे बताया जाएगा। लेकिन आपका एविडेंस की धारा 32(1) में भी है और मृत्युकालिक कथन के बारे में 5 सिद्धांत बताए गए और पांचों सिद्धांत क्या क्या है वहीं एक एक लाइन आपका देखना है। 5 नियम देखिए आपका भाई। पहला नियम ये है कि केवल और केवल मृतकालिक कथन के आधार पर अगर किसी को सजा दी जाती है तो वह सजा अवैध नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी मामले में मृत्युकालिक कथन हो, अन्य साक्ष्य न हो और अभियुक्त को सजा दे दी गई हो तो यह सजा वैध होगी कि अवैध होगी? वैध होगी। पहला नियम। दूसरा नियम आपका ये देखा गया कि मृत्युकालिक कथन का जो एविडेंशियल वैल्यू होगा वह प्रत्येक मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और प्रत्येक मामले को अलग अलग तरीके से देखा जाएगा, यानी कि एक जैसा नहीं देखा जाएगा। अब ये देखा जाएगा कि जब व्यक्ति मृत्युकालिक कथन कर रहा था कहीं किसी के समझाने पढ़ाने पर तो नहीं कर दिया? क्या उसकी मानसिक दशा कथन करने के लिए सही थी? ये देखा जाएगा। क्या बहुत देर के बाद तो नहीं किया? हो सकता है 10 दिन बाद किया हो, तो 10 दिन में तो घर वाले क्या कर सकते हैं? पूरा सिखा पढ़ा कर पक्का कर सकते हैं कि जब भी मजिस्ट्रेट साहब आए तो यही बात क्या करना, बोल देना। ये भी आपका दिखा जाएगा। तीसरा आपका मृत्युकालिक कथन दुर्बल साक्ष्य नहीं है। तो हमने पहले ही कल बताया था कि दुर्बल साक्ष्य नहीं है तो कैसा साक्ष्य है? मजबूत। तो मजबूत साक्ष्य है तो फिर क्वेश्चन बनता है सारवान साक्ष्य है कि संपोषक साक्ष्य? तो सारवान होगा तो मजबूत होगा और संपोषक होगा तो कमजोर होगा। तो कैसा साक्ष्य कल बताया गया था? सारवान। इंग्लिश में सब्सटेंसिव या मौलिक साक्ष्य भी कहते हैं। भाई याद रखिए, सब्सटेंसिव को हम क्या कहते हैं? मौलिक, या हिंदी में सारवान भी। चौथा देखिए, मृत्युकालिक कथन का जो मूल्यांकन किया जाएगा वह एविडेंस के नियमों के अनुसार किया जाएगा, बाहरी नियमों के अनुसार नहीं। यानी कि जो साक्ष्य नियम में साक्ष्य के नियम दिए गए हैं उन्हीं नियमों के आधार पर ही मृत्युकालिक कथन का भी परीक्षण किया जाएगा। और अंतिम है आपका जो हम लगातार बता रहे हैं कि मृत्युकालिक कथन को साक्ष्य में स्वीकार करते समय न्यायालय को सदैव ये ध्यान में रखना चाहिए कि क्या किसी व्यक्ति को सिखाने पढ़ाने से तो ये व्यक्ति नहीं बोल दिया। क्या इसका मतलब ये हुआ कि क्या जिस व्यक्ति ने कथन किया है किसी के बहकावे में तो नहीं आ गया, या क्या वह कथन करने की स्थिति में था कि नहीं था? अगर था तभी तो उसका कथन सुसंगत होगा। अगर नहीं था और फर्जी लिख लिया गया तो वह कथन सुसंगत नहीं होगा। यानी कि ये सब बातें साबित करनी पड़ेंगी कि जो बाबा ने आत्महत्या की है यह किसी के सिखाने पढ़ाने में नहीं आए हैं और आपका इन्होंने जो लेटर लिखा है इन्हीं की हेड राइटिंग में है और इनका लेटर इनकी मृत्यु के कारण से स्पष्ट लिखा है। इस कारण से मैं क्या कर रहा हूँ, लिखा स्पष्ट कि इन्हीं तीनों के कारण से मैं क्या कर रहा हूँ, आत्महत्या कर रहा हूँ। अब ये देखा जाएगा कहीं कोई सिखा पढ़ा तो नहीं दिया कि अब तो आप जा ही रहे हैं और अपने एक चेले को बचा लीजिए और दूसरे को क्या करिए, फंसा दीजिए। तो जो बच गया चेला एक दो दिन को खुश रहा, कहा कि गुरु का ही लेटर है, सब कुछ सही है, और 2 दिन बाद पलट गया कि हम नहीं जानते, एक्सपर्ट बताएंगे, जांच का विषय है। यानी कि पहले दिन आपके चेहरे पर मुस्कान थी कि अब तो हम गद्दी पा जाएंगे,
अरबों की प्रॉपर्टी, और जैसे ही आपका मामला बढ़ा आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं मैं नहीं पहचानता गुरु का अक्षर, तो कैसे दावा कर दिए पहले दिन कि ये गुरुए का है लेटर, गुरु का ही अक्षर है। तो इसीलिए भावुकता में नहीं बोलना चाहिए कि हम तो अब पा ही गए हैं। तो आपका कई लोग मिठाई बांट के भी पद पाक भी ज्वाइन नहीं करते। और एक उदाहरण बताया गया क्योंकि उनके खिलाफ क्या था, FIR, उदाहरण बताया गया था भाई। इस प्रकार आपका 32 वन समाप्त हुआ भाई। अब आइए 32 में चूंकि 8 क्लाज हैं, तो आपका जो क्लाज 2 से लेकर और क्लाज आपका 8 तक है, इसको आप पहला तो ये क्रम बनाना है कि आपका क्रम बनाने के लिए आता है मिलान के लिए। तो भाई अगर चाहते हैं कि किसी भी हाल में क्वेश्चन गलत न हो, तो 8 खंडों में क्या है, एक एक लाइन लिख कर क्या करना है याद। दूसरा क्वेश्चन को रिलेशन से बनता है, यानी कि आपका पहले ही बताया गया था कि धारा 32 में ऐसी 8 कंडीशन है जहाँ की जो व्यक्ति मर गया या मिल नहीं सकता या अब साक्ष्य देने में असमर्थ है या बहुत दूर चला गया है और बुलाने में बहुत खर्चा और समय लगेगा, उसके पूर्ववर्ती कथनों को बिना उसे बुलाए साक्ष्य में स्वीकार कर लिया जाएगा। और 32 में पहला का था जो व्यक्ति मर गया हो, तो भाई मिल नहीं सकता ये नहीं, पहला क्लास किसे रिलेटेड है, जो व्यक्ति क्या हो गया हो, मर गया हो। आइए दूसरा भी को पूछा जाता है। दूसरा ये कहा जा रहा है, फिर पूरा वाक्य से पढ़िएगा, जो व्यक्ति मर गया, मिल नहीं सकता, साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया है या बहुत दूर चला गया है और उसने कारोबार के अनुक्रम में कुछ कथन किया है, यानी कि इन द कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई कथन किया है, तो वह कथन भी रेलेवेंट होगा, सुसंगत होगा। तो पहले तो कारोबार का अनुक्रम दिखाया जाए और तब आपका ये कथन बता जाए। एक उदाहरण देखिए, जब भी कारोबार का अनुक्रम पढ़िएगा तो मैं बता भी चुका हूँ, पहला सेक्शन आपका 16 पढ़ना है कि कारोबार के अनुक्रम का अस्तित्व क्या होता है, सुसंगत। जब भी कारोबार पढ़िए तो आपका 34 पढ़ना है, कल आ ही जाएगी 34 भी आपका, क्योंकि अब थोड़ा छोटी छोटी धाराएं आएंगी। 34 में प्राइवेट कारोबार का अनुक्रम में लिखी गई बातें हैं। 35 आपका सरकारी कारोबार के अनुक्रम में लिखी गई बातें हैं। फिर आपका 114 का दृष्टांत नंबर जी पढ़ना है, कारोबार का अनुक्रम। और अगर ये सब कारोबार के अनुक्रम में कुछ कथन किए, कुछ लिखे और मर गए, मिल नहीं सकते या बहुत क्या हो गए हैं, अब दूर चले गए हैं या साक्ष्य देने में अब क्या हो गए हैं, असमर्थ, तो उनके पूर्ववर्ती कथनों को बिना बुलाए ही आपका 32 के क्लास 2 के तहत साक्ष्य में स्वीकार कर लिया जाएगा। आइए एक उदाहरण हम देखते हैं भाई। सबसे पहले उदाहरण तब डायरेक्ट बताते हैं, ये जितने लोगों को पैसा उधार दे रहा है एक डायरी पर लिखता है और ए ने लिखा कि मैं बी को 5,000 रुपया उधार दिया हूँ। ए ने ये लिखा और ए लिखने के बाद या तो मर गया या अब मिल नहीं सकता या पागल हो गया, मैंने साक्ष्य देने में क्या हो गया, असमर्थ, या ए बहुत दूर चला गया। तो आप लोग ये बताइए, अगर ए ने कारोबार के अनुक्रम में इन द कोर्स ऑफ बिजनेस में ए ने ये बातें लिखी हैं, तो ये बातें उसकी जो लिखी गई हैं क्या अब रेलेवेंट होगी कि नहीं होगी, और किस खंड में होगी, तो 32 के किस क्लाज में, 2 में। अगर वह प्राइवेट कारोबार में लिखा है 10 माने आपका, तो किस धारा में, 34। सरकारी कारोबार 35 और अब मर गया, मिल नहीं सकता, तो उसकी पुरानी बातें की धारा में साथ में पेश की जाएंगी,
32 के किस क्लास में? 2। तो इसको जोड़कर पढ़ना बेरक देखिए आसान हो जाएगा भाई आपका। देखिए अब, जबकि वह कथन ऐसे व्यक्ति द्वारा कारोबार के मामूली अनुक्रम में किया गया था तथा विशेषतः जबकि वह उसके द्वारा कारोबार के मामूली अनुक्रम में या वृत्तिक कर्तव्य के निर्वहन में रखी जाने वाली पुस्तकों में उसके द्वारा की गई किसी एंट्री माने प्रविष्टि या किए गए ज्ञापन के रूप में है अथवा उसके द्वारा धन, माल, प्रतिभूतियों या किसी भी किस्म की संपत्ति की प्राप्ति की लिखित या हस्ताक्षरित अभिस्वीकृति है अथवा वाणिज्य के उपयोग में आने वाली उसके द्वारा लिखित या हस्ताक्षरित किसी दस्तावेज के रूप में है अथवा किसी पत्र या अन्य दस्तावेज की तारीख के रूप में है जो कि उसके द्वारा प्रायः दिनांकित, लिखित या हस्ताक्षरित की जाती है। तो अगर ऐसा व्यक्ति ये सब लिखा और लिखने के बाद आपका या तो अब मर गया हो या मिल नहीं सकता या साथ देने में असमर्थ हो या बहुत दूर चला गया हो, तो उसकी पुरानी लिखी गई बातों को साक्ष्य में क्या कर लिया जाएगा? बिना बुलाए स्वीकार। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति किसी डॉक्यूमेंट पर कुछ बातें लिखता है या किसी दस्तावेज में लिखता है, किसी लेखा पुस्तिका में लिखता है। लेखा पुस्तिका मतलब अकाउंट, अकाउंट मतलब हिसाब किताब का पन्ना नहीं, हिसाब किताब की डायरी। तो ऐसी दशा में वो सब अगर कारोबार के अनुक्रम में लिखा है, चाहे प्राइवेट कारोबार के अनुक्रम में या सरकारी, तो तुरंत दिमाग बैठाना है कि प्राइवेट कारोबार के अनुक्रम में लिखा है तो वह किस सेक्शन में आएगा? 34। और सरकारी कारोबार में 35। तो ये सब बातें किस सेक्शन में रेलेवेंट हो जाएंगी? यहाँ तक कि वह डेट भी रेलेवेंट होगी। डेट भी, जिस डेट को वह क्या किया है। तो आप देखे होंगे व्यापारी जब लिखते हैं तो आपका डेट वह लिखते हैं 1 जनवरी 2021, इतना लोगों को हमने पैसा उधार दिया, इतना लिया। फिर अगली डेट डालते हैं 2 जनवरी, फिर 3 जनवरी। तो क्या ये जो डेट है वह रेलेवेंट होगी कि नहीं होगी? और जो बातें लिखी गई वो भी क्या होंगी? रेलेवेंट। अगला देखिए, अथवा करने वाले के हित के विरुद्ध है। देखिए आपका तीसरा क्लास देखिए भाई, अथवा करने वाले के हित के विरुद्ध है, इसको समझिए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, पर सामान्य बातें देखिए कि अगर कि कोई व्यक्ति मर गया, अब मिल नहीं सकता, अब साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया है या न्यायालय की राय में बहुत दूर चला गया है, अगर बुलाया जाए तो बहुत ज्यादा क्या लगेगा? समय भी और पैसा भी। तो ऐसी दशा में अगर वह व्यक्ति कोई स्टेटमेंट दिया हो, कथन किया हो और वह कथन उसके इंटरेस्ट के या उसके हित के विरुद्ध में है, तो ऐसी दशा में अब उसे बुलाने की आवश्यकता नहीं है और उसे बिना बुलाए ही उसके पूर्ववर्ती कथनों को साक्ष्य में क्या कर लिया जाएगा? स्वीकार। तो एक उदाहरण देखिए, और हित के पक्ष में कहा है कि विरोध में। जब भी इस क्लास को पढ़िएगा तो आप सेक्शन 21 को कोरिलेट करके पढ़िएगा। देखिए लगातार मैं बता रहा हूँ कि कौन सा सेक्शन कोरिलेट होगा। सबसे अच्छा तरीका है बेयर एक्ट पर ही उसको लिख लीजिए कि सेक्शन को किस सेक्शन के साथ पढ़ना है? 21। आइए 2 उदाहरण आप लोग खुद बताइएगा, हित के पक्ष में है कि विरुद्ध में। देखिए ध्यान से, आपका एक डायरी रखता है और उस डायरी में डेली बाय डेली, डेट वाइज कितने लोगों को पैसा उधार दिया और कितने लोगों से उधार लिया,
ये बात डेली बाय डेली एंट्री कर रहा है, या आपका 2-2 माह पर जितने लोगों से 10 दिन बाद लिया तो वो एंट्री कर रहा है, लेकिन कागज पर नहीं, किस पर? डायरी पर। अब ध्यान में रखिए, अगर ये डायरी में ये लिखा हो कि मैं बी को 5,000 रुपया उधार दिया हूँ, तो आप बताइए ये बात ए के हित में है कि हित के विपरीत? हित में, क्योंकि वो 5,000 रुपया क्या करेगा? वसूलेगा। दूसरा ये लिखा है कि मैं बी से 5,000 रुपया उधार लिया हूँ, तो भाई लिया हूँ तो क्या करना पड़ेगा? 5,000 ए को लौटाना पड़ेगा। तो आप लोग खुद बताइए कि ये हित के विरोध में है कि पक्ष में? विरोध में। तो तुरंत पॉइंट पकड़ लेना है कि सामान्य नियम ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपने हित के विपरीत बात करता है तो ये माना जाता है कि जब वह बात सत्य होगी तभी तो कोई व्यक्ति अपने हित के विरोध में बातें करता है। अगर वह असत्य होती तो अपने विरोध में कभी भी वह बात नहीं करता। फिर एक बार इसको समझिए, जनरल रूप से ये माना जाता है कि कोई व्यक्ति अपने हित के विरुद्ध तभी कोई बात कहेगा जब वह बात क्या हो? सत्य हो। अतः ऐसी दशा में ए ने ये डायरी पर लिख कर मर आए कि हम 20 से 5,000 रुपया उधार लिए हैं। अब ए मर गया, अब मिल ही नहीं सकता, या साक्ष्य देने में असमर्थ है, या बहुत दूर चला गया, तो जब विवाद होगा कि क्या ए से 5,000 रुपया उधार लिया था कि नहीं, तो ये जो डायरी पर ए ने लिखा है ये साक्ष्य में पेश किया जाएगा और ए को बुलाने की आवश्यकता नहीं। तो किस खंड में ये रेलेवेंट हो जाएगा? डायरी में लिखी बातें जो ए के हित के विपरीत है, किस खंड में? आपका 3। देखिए अब बेरे की भाषा, जबकि वह कथन करने वाले व्यक्ति के धन संबंधी या संपत्ति संबंधी हित के विरुद्ध है, या जबकि यदि वह सत्य हो तो उसके कारण उस पर दंडिक अभियोजन या नुकसानी का वाद लाया जा सकता है या लाया जा सकता था मैंने संभावना थी। अब 2-3 बातें यहाँ गौर करना बेरक से, सामान्य बात तो बताई गई। अगर किसी व्यक्ति ने कोई कथन किया है और उसका वह कथन उसके धन संबंधी हित के विपरीत है, तो पहला जो हमने उदाहरण बताया वह धन संबंधी हित ही था कि ए एक डायरी पर ये लिखकर मर जाता है या कहीं लिखकर मर जाता है या भाग जाता है, जो भी कहिए, कि हमने बी से 5,000 रुपया उधार लिया है, तो ये ए के धन संबंधी हित के विपरीत है और ये अगर नहीं मिल पाता इत्यादि, तो ये साक्ष्य में क्या किया जाएगा? प्रयोग। दूसरा, संपत्ति संबंधी हित के विपरीत हो। अब 1-2 उदाहरण संपत्ति संबंधी देखिए, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है और कोई लेख लिखा या अपनी डायरी पर लिखा और वह अपनी ही संपत्ति के बारे में अपने विरोध में कुछ बातें लिख दिया। तो जब अपनी ही संपत्ति के बारे में कोई व्यक्ति अपने ही विरोध में बातें लिखता है तो ये अमूमन माना जाता है कि वे बातें क्या होंगी? सत्य होंगी। तो ऐसी दशा में वे जो लिखावट है या वह जो बातें लिखी गई हैं वह भी साक्ष्य में क्या होंगी? सुसंगत। तीसरा ये कहा जा रहा है, तीसरा और चौथा, कि किसी व्यक्ति ने कथन किया हो और यदि कथन ऐसा है कि उस कथन के आधार पर उसके खिलाफ या तो सिविल मुकदमा चलाकर मुआवजा पाया जा सकता था या उसके खिलाफ आपराधिक दोष लगाकर यानी कि क्रिमिनल मुकदमा चलाकर उसे सजा दिलवाई जा सकती थी, तो उसे वे कथन भी सुसंगत होंगे। लेकिन कब?
यहाँ सुसंगत होंगे जब वह मर गया हो, मिल नहीं सकता, इत्यादि इत्यादि। मैंने बार बार वो रिपीट न किया जाए, यानी कि इसमें एक हित नहीं है। आप देखेंगे भाई, धन संबंधी हित तो है, संपत्ति संबंधी है, लेकिन एक हित मिस है, और वह भी हो सकता है अंदर जाकर पूछ ले। एक होता है पर्सनल इंटरेस्ट, व्यक्तिगत हित, जो संबंधों से जुड़ा होता है, उसकी चर्चा नहीं है। तो किसकी चर्चा है? केवल दो हित की। कौन कौन? एक धन संबंधी और दूसरा कौन आपका? ये सांपत्तिक। अगला देखिए क्लाज 4। क्लाज 4 से अभी आपका बिहार में भी बना था क्वेश्चन, झारखंड में भी क्वेश्चन बना था। क्लाज 4 को थोड़ा और अच्छे से देखना है। देखिए क्वेश्चन कैसे बना था भाई क्लाज 4 पर। क्लाज 4 पर ये क्वेश्चन बनता है कि प्रथा तथा रूढ़ि को साक्ष्य अधिनियम की किन किन धाराओं में समाहित किया गया है। यानी कि जो कस्टम होता है, यूजेज होता है, उसको एविडेंस एक्ट की किन किन धाराओं में रेलेवेंट बनाया गया है। 3 ऑप्शन देगा और एक उपर्युक्त सभी भी देगा। तो प्रयास ये करिए कि बेयर एक्ट पर सभी धाराओं को लिख लेना है। एक आपका जो बनाया गया है धारा 13 में, दूसरा जो बनाया गया है 48 में, याद रखिएगा। तीसरा जो बनाया गया है धारा 32 के किस क्लाज में? 4 में। चौथा जो बनाया गया है धारा 32 के क्लाज 7 में। पांचवा जो बनाया गया है आपका 49 में। और छठवां बनाया गया है धारा 92 का प्रोविजो, यानी कि परंतुक नंबर 5। एक जगह इसको बेयर पर एकत्र करी भाई सभी धाराओं को। क्वेश्चन का मॉडल देखिए, निम्नलिखित में से किन धाराओं में प्रथा तथा रूढ़ि को सुसंगत बनाया गया है? इन्हीं धाराओं में से खूब हेर फेर करके देगा, 4 ऑप्शन दे देगा। कभी उपर्युक्त सभी सही होता है, कभी कोई सही होता है, लेकिन सब सेक्शन अगर याद रहे तो गलत होने की संभावना नहीं है। फिर एक बार याद करिए तो कौन कौन सेक्शन में प्रथा रूढ़ को सुसंगत बनाया गया है? तो क्रम से आइए, धारा 13 और कौन सी धारा? 32 का आपका 48, फिर 32 का कौन सा क्लास? 4। 32 का कौन सा क्लास? 7। दो तो इसी से रिलेटेड है। इसके बाद आपका 49 जो अभी आपका पूछा गया था झारखंड बिहार में। इसके बाद आपका कह सकते हैं कि जो दिया गया है आपका माने धारा 92 का परंतु नंबर कौन सा? 5। देखिए ये इस बार महत्वपूर्ण इसलिए है कि 49 पहले नहीं देता था, लेकिन अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं 49 दिया था आपका बिहार में और झारखंड में, यानी कि दोनों ने ऐसा मॉडल बनाया कि लोग उलझ गए, लेकिन गलत ना हो, ये सब धाराएं याद रखनी है। तो देखिए आपका प्रथा रूढ़ के बारे में भाई एक बार बता दिया जाए तब आपका कुछ कहा जाए। कुएं का उदाहरण देखिए तब आपका बैक बताया जाए। मान लीजिए कुएं का उदाहरण सबसे अच्छा है। देखिए ए के घर के सामने कुआं है। अब बी पानी लेने गया, ए ने रोक दिया। अब बी ये दिखाता है कि हजूर इस कुएं से पानी तो स्मरणातीत काल से, स्मरणातीत का मतलब किसी को कुछ पता ही नहीं है कि कब से, किसी को पता नहीं रहता तो हम क्या कहते हैं? स्मरणातीत, माने स्मरण ही नहीं है, किसी को याद ही नहीं है कि कब से पूरा गांव इस कुएं से पानी भर रहा है। अतः इस कुएं से पानी भरना हमारा कस्टमरी राइट है, प्रथागत अधिकार है। अब ऐसी दशा में अब समस्या ये आई
कि कुएं से पानी हमारे पूर्वज भी भरते थे, इसी को साक्ष्य में दर्शाना है। और इसीलिए इतनी धाराओं का क्या किया गया है, निर्माण। पूरी धारा बताई गई। तो आखिर 32 के क्लास 4 में क्या दिया गया है, देखिए भाई आपका, अथवा लोक अधिकार या रूढ़ के बारे में या साधारण हित। साधारण हित मतलब जनता का हित, एक आदमी का नहीं। साधारण हित मतलब किसका हित, जनता का। साधारण हित के विषयों के बारे में कोई राय देता है। राय देता है मतलब ओपिनियन देता है। ओपिनियन देता है मतलब विचार प्रकट करता है, यानी कि अपनी राय शुमारी देता है। तो आप विचार प्रकट कराया जाएगा आगे तमाम लोगों का। आपका 45 से लेकर और 51 तक में विचार ही देना है, और आपका भी विचार पूछ लिया जाएगा उसी समय। आगे देखिए भाई, इसमें एक एक शब्दों पर ध्यान दीजिए। जबकि उस कथन में उपयुक्त व्यक्ति की राय किसी ऐसे लोक अधिकार या रूढ़ या लोक या साधारण हित के विषय के अस्तित्व के बारे में है, जिसके अस्तित्व से यदि वह अस्तित्व में होता तो उससे उस व्यक्ति का अवगत होना संभाव्य होता। और जबकि ऐसा कथन ऐसे किसी अधिकार, रूढ़ या बात के बारे में विवाद उत्पन्न होने से पहले किया गया हो। अब इसी कुआं पर एक उदाहरण देखा जाए। लोक हित का मामला है, प्रथागत में मामला है, सार्वजनिक हित का मामला है। गांव के बीचों बीच एक आदमी के दरवाजे के सामने कुआं है और बी का पिता सी बना लिया जाए। बी का पिता कौन बना लिया जाए, सी। सी आपका ये कहा था कि इस कुएं से तो पूरे गांव के लोग पानी भरते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज भी भरे थे और हम भी भरते आ रहे हैं। और सी इस कथन को करने के बाद या तो मर गया है या अब मिल ही नहीं सकता, या आपका अब साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया, यानी कि उसका दिमाग क्या हो गया, खराब, या बहुत दूर चला गया और बुलाने में क्या लगेगा, पैसा। तो जो इसने लोक हित के बारे में या प्रथा के बारे में जो बातें कही, तो क्या वह बातें रेलेवेंट होगी कि नहीं, यानी कि उसकी राय या विचार साक्ष्य में प्रस्तुत किया जा सकता है कि नहीं, किया जा सकता है, लेकिन जिंदा रहते हुए नहीं। मैंने आपका, लेकिन कब, जब 4 में से कोई एक कंडीशन साबित करिए। कौन कंडीशन, या तो सी क्या हो गया हो, मर गया हो, या तो सी अब साक्ष्य देने में क्या हो गया हो, असमर्थ, या तो अब मिल नहीं सकता, या चौथा बहुत दूर चला गया हो। पांचवा देखिए भाई, नातेदारी। पिछली बार एपीओ में आ चुका है क्वेश्चन। नातेदारी पर आपका रिश्तेदारी, नातेदारी न है तो रिलेशनशिप। आपका पिछली बार यूपीएपीओ में ये क्वेश्चन आया था। जब भी नातेदारी पढ़िएगा कम से कम इसको जोड़ लीजिए सेक्शन 50, यानी कि जब आप 32 का क्लास 5 पढ़ेंगे तो उसी के साथ आपका सेक्शन 50 भी पढ़ेंगे, यानी कि धारा 50 भी। जो सेक्शन 50 में क्वेश्चन आया था पिछली बार वो बताया जाए, और तब नातेदारी बताया जाए। शुद्ध रूप से आपका सेक्शन 50 ये कहता है कि दो व्यक्ति आपस में किसी नातेदारी या रिलेशन या संबंध में है, ये आपका चाहे वह विवाह का संबंध हो या दत्तक का संबंध हो या रक्त का संबंध हो, इसके बारे में जो लोग उनके संबंधों के बारे में विशेष ज्ञान रखते हैं, उनकी जो राय है वह क्या होगी, रेलेवेंट।
अब ये आपका गुरु चेला भी देख लिया जाए भाई, इस समय प्रकरण चल रहा है। अब ये समस्या उत्पन्न हो गई कि क्या यह व्यक्ति गुरु चेला है, यानी कि क्या यह व्यक्ति इनका चेला है कि नहीं, या दत्तक पुत्र है कि नहीं, गोद लिया हुआ, एडाप्ट किया हुआ। तो जो अन्य लोग जो गुरु चेला के रिलेशन के बारे में विशिष्ट ज्ञान रखते हैं, सामान्य नहीं कैसे विशिष्ट जुड़े हुए हैं, उनकी जो ओपिनियन है, उनके विचार हैं, क्या साक्ष्य में प्रस्तुत किए जाएंगे कि नहीं किए जाएंगे। और किस सेक्शन में आएगा ये बात, सेक्शन 50 यानी कि धारा 50। यहाँ जो आपका क्वेश्चन बना था वह आपका लिव इन रिलेशनशिप में बना था। देखिए आपका कैसे क्वेश्चन बना था। ए और बी आपका दो व्यक्ति हैं और दोनों आपका एक पुरुष है, बी स्त्री हैं और कई वर्षों से साथ साथ रह रहे हैं और उनके जो जाने वाले हैं वो इन्हें पति पत्नी के रूप में मानते हैं। विवाद उत्पन्न हो गया कि क्या ए और बी के बीच विवाह हुआ था कि नहीं। तो जो मित्र मंडली है, यानी कि फ्रेंड और फ्रेंडी हैं भाई, फ्रेंडी नहीं भाई जो पुरुष मित्र है और महिला मित्र हैं, सब को ही वापस लिया जा रहा है, क्योंकि कई हजार लोग दिख रहे हैं तो आपका भावनाओं में नहीं बहना है। ऑफलाइन चलता था तो कुछ बताया भी जाता था, अब तो काफी मैंने संकोच करना पड़ता है कोई उदाहरण भी बताने पर, क्योंकि किस परम अंध भक्त को परम बुरा लग जाए कोई भरोसा नहीं भाई। इसे परम भक्तों से भी क्या रहना है, सावधान। तो आपका फिर बैक होइए। अब क्वेश्चन ये बना था कि जो जो लोग इनके रिलेशन के बारे में स्पेशली रूप से जानते हैं, इनसे परिचित हैं, तो क्या उन व्यक्तियों की राय या विचार रेलेवेंट होगा कि नहीं, बताइए। तो होगा तो किस धारा में, 50 की धारा में। और तुरंत पलट दीजिए बात 1 मिनट में। अगर ये विचार प्रकट किए कि पति पत्नी है, उसके बाद वो मर गया, जो विचार दिया, या अब मिल ही नहीं सकता, या अब बहुत दूर हो गया है, या पागल हो गया, तो जो वह पहले विचार प्रकट किया था, अब क्या उसके विचार साक्ष्य में प्रस्तुत किए जा सकते हैं कि नहीं, किए जा सकते हैं। और 32 के क्लिस क्लाज में आएंगे 5। तो बस जिंदा हाथी लाख का और मरा हुआ कितने का। तो जिंदा अगर हैं, राय व्यक्त किए हैं, तो आइए गवाही दीजिए। तो किस धारा में आकर गवाही दीजिए, नातेदारी के बारे में। और मर गए हैं तो आपका जो बयान होगा, पहले का विचार होगा, वह रेलेवेंट होगा किस धारा में, 32 के 5। बस यही ट्रिक पर याद रखिए। देखिए एक बार भाई, पढ़ना हमारा कर्तव्य है, समझाना। पहले आसान भाषा में अगर उदाहरण आप समझ रहे हैं तो बेर की भाषा अपने आप आ जाएगी, लेकिन पहले प्रयास ये करिए कि उसको आसान भाषा में समझिए और तब बेर की भाषा पर गौर करिए। देखिए, जबकि वह कथन किन्हीं ऐसे व्यक्तियों के बीच रक्त विवाह दत्तक ग्रहण पर आधारित किसी नातेदारी के अस्तित्व के संबंध में है। तो आपका ध्यान ये रखना है कितने हो गए, कौन कौन रिलेशन में दिखा रहा है, रक्त, दूसरा कौन, विवाह, और तीसरा कौन। तो अब बताइए क्या विवाह में, यही क्वेश्चन आपका बना है, क्या विवाह में डाइवोर्स भी शामिल है कि नहीं। भाई क्या विवाह में डाइवोर्स भी शामिल करा देंगे जबरदस्ती, शामिल नहीं है। यही क्वेश्चन एक बार बहुत अंदर जाकर बना है, यानी कि इस मामले में राय रेलेवेंट नहीं होगी। अब ध्यान से देखिए कैसे क्वेश्चन बहुत अंदर जाकर बना है। आपका दे दिया रक्त से रिलेशन में, विवाह से, फिर दे दिया दत्तक ग्रहण, और चौथा विवाह विच्छेद। तो कौन मार कराएंगे, किस बारे में, ये जो रिलेशन के बारे में विशेष ज्ञान व्यक्ति रखता है,
उसकी ओपिनियन या विचार सुसंगत नहीं होगा तो विवाह विच्छेद, क्योंकि विवाह विच्छेद इसमें दिया नहीं है। भाई ऐसा भी क्वेश्चन आया है एक बार, बहुत अंदर जाकर देखिए आगे। फिर से एक बार हम शुरुआत व्यक्ति कर रहे हैं। जबकि वह कथन किन्हीं ऐसे व्यक्तियों के बीच रक्त, विवाह या दत्तक ग्रहण पर आधारित किसी नातेदारी के अस्तित्व के संबंध में है, उन व्यक्तियों की रक्त, विवाह या दत्तक ग्रहण पर आधारित नातेदारी के बारे में उस व्यक्ति के पास जिसने वह कथन किया है ज्ञान के विशिष्ट साधन थे और विवाद उत्पन्न होने के पूर्व कथन किया हो। यानी कि ज्ञान के विशिष्ट साधन मतलब कि वह उन लोगों के बारे में स्पेशली रूप से क्या करता था, जानता था, ये नहीं कि फर्जी कर दे। और अब वह मर गया है, तो जिंदा रहता तो उसका कथन किस धारा में रेलेवेंट होता, 50, और मर गया है या मिल नहीं सकता तो 32 के किस लाज में, 5। भाई रटे रहिए एक एक करके मिलाने के लिए। अगला आइए भाई 32 का क्लाज 6, अथवा कौटुंबिक, कौटुंबिक माने फैमिली ना है तो लिख लीजिए पारिवारिक। भाई कई लोग पूछते रहते हैं, शब्दों को लिख लीजिए भाई। जो शब्द ना आए भाई एक बार मैं आसान वैसे बता रहा हूँ, लेकिन जो शब्द आपको ना आए एक बार आप रिपीट कर दीजिए, पूछ लीजिए, क्योंकि कठिन शब्द का प्रयोग किया गया एविडेंस में, उसको उसी जगह आसान भाषा में लिख लेना है। देखिए जबकि वह कथन न अथवा कौटुंबिक बातों, कौटुंबिक बातों का मतलब ये हुआ फैमिली वाली बातें, पारिवारिक बातें, बातों से संबंधित विल या विलेख में किया गया है। विल चूहे वाला बिल नहीं ये कई लोग आपका, तो विल मने वसीयत। अब जैसे कि बाबा ने वसीयत लिखी, अब उस पर भी भाई गौर करना है एक कानूनी पहलुओं पर। बाबा ने अपना मृत्यु का कारण भी उसी में बता दिया और अपना उत्तराधिकारी भी आपका अपने दूसरे चेले को घोषित कर दिया। अब समस्या ये आई कि क्या बाबा ने जो ये लेटर पैड पर अपना वसीयत लिखा है, ये वसीयत यूपी में मान्य नहीं है। पहला क्वेश्चन, क्योंकि यूपी में वही वसीयत मान्य होगी, वही विल मान्य होगा, वही इच्छा पत्र मान्य होगा जो रजिस्टर्ड हो और 2 गवाह हो, यानी कि रजिस्ट्रार ऑफिस में क्या हो, रजिस्टर। तो इस वसीयत का कानून की दृष्टि में कोई महत्व नहीं है। भाई वो भले व्यवहार में अपना क्या हो क्या नहीं वो अलग बात है, कानूनी रूप से कोई महत्व नहीं है। पहला, मृत्यु के कारण के बारे में बताया, उसका महत्व है। और आपका अगर किसी को माने दुष्प्रेरित किया जाए आत्महत्या के लिए, तो ऐसी दशा में जो मुख्य सेक्शन है वह आपका बच्चे को प्रेरित करिए तो 305, तो बाबा बच्चे तो है नहीं, भैया पागल है नहीं, बड़े हैं तो 306, 18 से ऊपर वालों को उकसाइए तो कौन सी धारा, और अधिकतम सजा 10 साल तक है। अब ये है कि 2-3 माह में जमानत आ जाएंगे, अभियुक्त इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि आपका 10 साल की सजा है अधिकतम, जेल भी की सजा होगी तो मृत्युदंड तो मिलेगा नहीं, 10 साल ही हो सकती है। 306 आईपीसी। अब देखिए फिर है कोई है विल, अब तो आ गया ना इच्छा पत्र या विलेख। विलेख में दान विलेख हुआ, पटा विलेख हुआ, बंधक विलेख हुआ, जितने विलेख है सब। तो देखिए क्या करके भाई, जबकि वह कथन मृत व्यक्तियों के बीच रक्त, विवाह या दत्तक ग्रहण पर आधारित किसी नातेदारी के अस्तित्व के संबंध में है और उस कुटुंब की बातों से जिसका ऐसा मृत व्यक्ति अंग था, यानी कि उस परिवार का वह जो मृतक था अंग था, संबंधित किसी विल या विलेख में या किसी कुटुंब वंशावली में या किसी समाधि प्रस्तर पर या कुटुंब चित्र में
या अन्य चीज पर ऐसे कथन प्रायः किए जाते हैं, किया गया है, और जबकि ऐसा कथन विवाद उत्पन्न होने के पूर्व किया गया है कि विवाद उत्पन्न होने के बाद, तो विवाद उत्पन्न होने के क्या पूर्व। अब आपका 5 और 6 में अंतर क्या है, पहले ये जानना है। सेक्शन 5 में आप नहीं, 32 के क्लाज 5 में ये कहा गया कि रक्त विवाह या दत्तक के संबंध में कोई व्यक्ति विशेष ज्ञान रखता था, भले वह परिवार का हो या न हो, मित्र भी हो सकता है। और ऐसी दशा में अगर वह मर गया इत्यादि, तो 32 का कौन सा क्लाज होगा, 5। लेकिन अगर परिवार का ही सदस्य था और अब वह मर गया है और उसने कोई दस्तावेज लिखा, या तो वसीयत लिखी, या कहीं दान पत्र लिखा, या कहीं विक्रय विलेख लिखा, और जो परिवार के रक्त या दत्तक या कह सकते हैं विवाह के जो संबंध थे उनके पारिवारिक उसके बारे में उल्लेख किया। तो देखिए, कभी का लोग जब दत्तक लेते हैं, गोद लेते हैं, तो उसमें पूरा अपने परिवार का वर्णन भी कर देते हैं, और गोद लेने के बाद वह व्यक्ति अब क्या हो गया, मर गया, तो जो गोदनामे में यानी कि गोद लेने वाले प्रपत्र में यानी कि एडॉप्शन आपका डीड में जो बातें वह परिवार से संबंधित लिखा है और दो लोगों के रिलेशन से संबंधित, या तो रक्त का रिलेशन या दत्तक का या किसका, विवाह का, तो अब वे बातें उसके मरने के बाद क्या होंगी, साक्ष्य में रेलेवेंट, और परिवार में या किसी चित्र में उसका उल्लेख है। आपका पुराना फिल्मों में देखे होंगे कि चित्र देखकर पहचान जाते हैं लोग, छोटे पर बच्चे भूलते हैं, भागते भी हैं। जैसे कि आपका चेले भागे गुरु भागा, यानी कि गुरु जी भी भागे थे घर से साइकिल चुरा कर, भाई नानी के यहाँ रहते थे, साइकिल चोरी किए, भाग लिए, और भाग कर आकर अरबों की क्या पा लिए, प्रॉपर्टी। तो चिला भी भागा था राजस्थान से, हरिद्वार पहुंचा 12 साल में, तो आपका गुरु के पैर पकड़ लिया, गुरु ने पढ़ाया लिखाया। चेला दिमागदार था, जो आनंद गिरी हैं, वो दिमाग बहुत तेज है, याद रखिए, फंसाना मुश्किल काम है उसे, क्योंकि वो दिमाग का तेज है, पढ़ने में भी तेज था, लोगों को डील करने में भी तेज था, भाषण देने में भी तेज है, और आपका अय्यासी में भी तेज था। यानी कि इसको क्यों छोड़ा जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में उसके खिलाफ FIR हुई और कुछ दिनों तक क्या रहा, तभी तो गुरु नाराज हो गए बेचारे के, भाई नाराज हो गए कि ये तो छेड़खानी में फंस गया, भारत में नहीं फंसा, जाकर विदेश में फंसा भाई। अगला देखिए भाई, आपका क्लास 7 देखिए, अथवा धारा 13 के खंड क में वर्णित संव्यवहार से संबंधित दस्तावेज में किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रथा रूढ़ या अधिकार से रिलेटेड कोई बात उसने की है और वह किसी आपका विलेख में किया या विल में या अन्य दस्तावेज में, यानी कि प्रथा रूढ़ या अधिकार से संबंधित बातें कोई व्यक्ति किया है, या तो किसी डीड में किया है, यानी कि विक्रय विलेख, दान विलेख, पट्टा विलेख, बंधक विलेख, जो भी हो, या वसीयत लिखकर किया, या अन्य दस्तावेज। अन्य दस्तावेज मैंने कहीं भी लिख दिया, अन्य दस्तावेज बहुत महत्वपूर्ण है, कहीं भी लिख दिया, और वह प्रथा रूढ़ या इत्यादि के बारे में, इतिहास के बारे में लिखा है, यानी कि कहाँ से ये जन्म हुआ, कैसे हुआ इत्यादि, तो उसकी जो इतिहास के बारे में लिखी गई बातें हैं, अगर वह अब मर गया, मिल नहीं सकता, असमर्थ हो गया इत्यादि, तो उसकी पुरानी बातें जो वह कागज पत्थर में लिखा था आपका सुसंगत होगी 32 के किस क्लाज में, तो आपका 7 में, तो क्वेश्चन का मॉडल निकाल लीजिए कि 32 का क्लाज 7
किसकी पूरक धारा है, तो 13 की, 13 ए की, 13 के क्लास बी की, और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किसकी है। हाँ, सतर्क रहना है क्वेश्चन पर। किसकी है पूरक धारा, 13 ए की। बी ना मार दीजिएगा। अंतिम देखिए भाई, अंतिम देखा जाए, आप लोगों की भी राय व्यक्त करवा दिया जाए। देखिए, अथवा कई व्यक्तियों द्वारा किया गया है और प्रश्नगत बात से सुसंगत भावनाएं अभिव्यक्त करता है। यानी कि जबकि वह कथन कई व्यक्तियों द्वारा किया गया था और प्रश्नगत बात से सुसंगत उनकी भावनाओं या धारणाओं को व्यक्त करता था। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि किसी विषय पर तमाम लोगों ने अपनी राय व्यक्त की है और उस विषय पर न्यायालय में गवाही देना है, तो ये जो लोग राय व्यक्त किए थे अब या तो मर गए हैं, या मिल नहीं सकते, या असमर्थ हो गए अब, या कहाँ चले गए, बहुत दूर। तो इनकी जो भावनाएं हैं, आपका कह सकते हैं कि क्या इनकी जो भावनाएं हैं किसी विषय पर, इनके जो विचार हैं वह साक्ष्य में प्रस्तुत किए जा सकते हैं कि नहीं, किए जा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यानी कि भावनाएं जो होती हैं वह जो प्रकट की जाती हैं, तो मर गया व्यक्ति तो 32 के किस में आ जाएगा, 8 में। इस प्रकार आपका 32 का क्लास बताया गया। वैसे मैं फिर बता दूं, भले अंदर तक कितना न पढ़िएगा, लेकिन एक एक लाइन जरूर याद रखिए, और कुछ को रिलेट किया गया कुछ खंडों को, वो भी। लेकिन आठों खंड एक एक लाइन तो याद रखिए, और 32 का जो क्लास 1 था उसको डिटेल में याद रखिए। तो आपका भाई समय भी हो गया है पुलिस एक्ट का। तो भाई आपका अभी 10 मिनट बाद क्लास चलेगी भाई अगला, क्योंकि 35 हो गया, 11